वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 थ्योरी ऑफ मनी एंड मनी सप्लाई फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लास 12th का सिलेबस है और क्लास 12th के सिलेबस में मनी चैप्टर में बहुत कुछ नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जो कट चुकी हैं, जो पहले होती थी बच्चों। मनी के फंक्शंस नॉट इन सिलेबस, बार्टर एक्सचेंज एंड लिमिटेशन ऑफ बार्टर एक्सचेंज नॉट इन सिलेबस। उसके अलावा मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए कुछ टूल्स होते हैं, M1 M2 M3 M4। ओनली M1 इज इन सिलेबस, बाकी सिलेबस में नहीं है बच्चों। तो जो आपकी क्लास 12 के सिलेबस में है वो तो हम करेंगे ही, वो तो करना ही है। लेकिन जो सिलेबस में नहीं है क्या वो भी करेंगे? सर देखो, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो सिलेबस में तो नहीं है पर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। उन टॉपिक को नहीं समझा तो जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको नहीं करने आएंगे। तो मैं चाहता हूं बच्चों कि आपको हर एक क्वेश्चन चैप्टर में करने के लिए आ जाए समझ, आपको दिक्कत ना आए किसी भी क्वेश्चन में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो सिलेबस में नहीं है टॉपिक उन्हें बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, इन ब्रीफ में आपको नॉलेज दूंगा कि ये क्या होता है, ताकि कोई भी क्वेश्चन में आप अटकोगे नहीं। ठीक है बच्चों? तो सबसे पहली बात, मनी चैप्टर में क्या क्या हम पढ़ेंगे बच्चों। सबसे पहली चीज, मनी की डेफिनेशन, मनी होता क्या है। उसके बाद पढ़ेंगे बच्चों मनी के फंक्शन को ब्रीफ में। और जब मनी नहीं थी तो क्या था? तो था बार्टर सिस्टम, यानी कि बार्टर एक्सचेंज। जब बार्टर सिस्टम था तो क्या प्रॉब्लम होती थी लोगों को, वो पढ़ेंगे थोड़ी सी ब्रीफ में। हालांकि सिलेबस में नहीं है बट डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद मनी के टाइप्स पे आएंगे बच्चों, कि मनी के कितने टाइप्स होते हैं शुरू से लेकर अब तक। उसके बाद पढ़ेंगे मनी सप्लाई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मनी सप्लाई में से काफी सारे क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं और ज्यादा चांसेस मनी सप्लाई में से ही होंगे। ठीक है बच्चों? तो मनी सप्लाई को भी समझना है ध्यान से, प्लस पूरा चैप्टर आपको ध्यान से सुनना है। तो सबसे पहले बात करता हूं व्हाट इज मनी। नोट से पढ़ेंगे, ठीक है? ध्यान देना क्लास में। मनी का मतलब क्या है बच्चों? मनी इज एनीथिंग, मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेबल, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल। हम बोलते हैं मनी ऐसी चीज है बच्चों, मनी मतलब पैसा। पैसा ऐसी चीज है कि कोई लेने से मना ही नहीं करता, कौन मना करेगा? कोई नहीं करता। तो मनी एक ऐसी चीज है जो हर कोई एक्सेप्ट कर लेता है। सर किस लिए एक्सेप्ट करता है? हम कुछ परचेज करते हैं, हम कुछ सेल करते हैं, यानी कि मीडियम है मनी। किसका मीडियम है? एक्सचेंज का। आप सेल कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, मनी के थ्रू करोगे, करेक्ट? तो सेल एंड परचेज करने के लिए मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया। उसके अलावा हम जितनी भी गुड्स हमारे सामने, मिलियन ऑफ गुड्स हमारे सामने होती है, बिलियंस ऑफ गुड्स हमारे सामने होती है, उन सब को मेजर कैसे करते हो आप? सर आज मनी की टर्म में मेजर करते हो। मनी नहीं होती तो हम किसी भी चीज को मेजर नहीं कर सकते। ये प्रॉब्लम थी बार्टर एक्सचेंज की, हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम आज बहुत सारी चीजें ईएमआई पे लेते हैं, इंस्टॉलमेंट्स पे। कैसे? सर विद हेल्प ऑफ मनी ओनली। मनी नहीं होती तो हम फ्यूचर पेमेंट्स यानी कि डिफर्ड पेमेंट्स वाली ट्रांजैक्शंस नहीं कर पाते। ठीक है? उसके बाद मनी एक्ट एज स्टोर ऑफ वैल्यू आल्सो, एज वेल एज ट्रांसफर ऑफ वैल्यू आल्सो। मनी काम करती है स्टोर का। सर क्यों स्टोर करते हैं मनी को? तो फॉर इमरजेंसीज, अनसर्टेनिटीज। कुछ नहीं पता कि आगे क्या होगा, फ्यूचर इज अनसर्टेन। आज क्या है, 5 मिनट बाद क्या होगा, हमें भी नहीं पता। तो मनी को हम सेव करते हैं फॉर फ्यूचर, वेल्थ की फॉर्म में, और प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए, अपने अपने लिए सेव करते हैं। कल को कुछ अगर भगवान न करे कुछ कंटिजेंसी होती है, गलत होता है, तो मनी हमारे काम आ जाती है। ठीक है? गुड्स काम नहीं आएंगे उस समय आपके। तो मनी के फंक्शंस हैं छोटे से, ये पढ़ेंगे। उसके बाद आएंगे मनी सप्लाई टॉपिक पे। ठीक है बच्चों? तो मनी एक्ट एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा मेजर ऑफ वैल्यू, तीसरा स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स मतलब फ्यूचर पेमेंट्स, और एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू या फिर ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। आपको बैठे बैठे बहुत दूर से कुछ परचेज करना है तो आप घर बैठे हुए कर लेते हो ना, क्योंकि मनी का फंक्शन है ये ट्रांसफर हो जाती है वेरी इजीली फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। दुनिया के किसी भी कोने में आप मनी को ट्रांसफर इजीली कर सकते हो, गुड्स को नहीं कर सकते थे बच्चों। तो सबसे पहले आते हैं बच्चों नोट्स पे। नोट्स में सबसे पहले आपको दिया हुआ है मनी की डेफिनेशन, कि मनी इज एनीथिंग। ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत ही आसान चैप्टर है, दिक्कत कोई भी नहीं आएगी, बस आपको ध्यान से सुनना है। इतना ध्यान से सुनना है कि बाद में बहुत ज्यादा आपको चैप्टर में घुस के पढ़ना ना पड़े, इसलिए अभी ध्यान दे दो। सबसे अच्छी बात यही है, मनी इज एनीथिंग विच इज विच एक्ट एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पहला फंक्शन, ये मनी के फंक्शन ही है बच्चों, मनी के फंक्शन से ही डेफिनेशन बनी है, ध्यान रखना। मनी के दो फंक्शन मेन होते हैं बच्चों। एक तो होता है बच्चा प्राइमरी फंक्शन। कौन सा फंक्शन?
प्राइमरी फंक्शन। दूसरा होता है बच्चों सेकेंडरी फंक्शन। ये सिलेबस में पहले होता था ना, तो बता रहा हूं आपको, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में हम बोलते हैं कि दो एम आ जाते हैं, एम फॉर मीडियम और एम फॉर मेजर। बहुत सिंपल है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू। सेकेंडरी फंक्शन में आते हैं दो एस, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स मतलब फ्यूचर पेमेंट्स, ईएमआई वाली पेमेंट्स, और स्टोर ऑफ वैल्यू। तो मनी के टोटल 4 फंक्शन है, 2 प्राइमरी 2 सेकेंडरी। इन चारों फंक्शन से ही मनी की डेफिनेशन बनी है। एक बार देखते हैं क्या डेफिनेशन बनी है। मनी इज एनीथिंग विच एक्ट एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब माध्यम। किस चीज का माध्यम? हम गुड्स को सेल करेंगे या परचेज करेंगे तो मनी के थ्रू करेंगे। दूसरा मेजर ऑफ वैल्यू। देखो बच्चों, अगर मनी ना होती तो आज हम किसी भी गुड्स को मेजर आसानी से ना कर पाते। मनी इज मेजरिंग स्केल, ठीक है। उसके अलावा मनी एक्ट एज स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। डेफर्ड मतलब फ्यूचर पेमेंट्स। हम आज बहुत सारी चीजें ईएमआई पे लेते हैं, क्योंकि आज हम बहुत सारे पैसे एक साथ देना नहीं चाहते। हम ईएमआई का ऑप्शन हमारे सामने होता है, हम जरूर उसको ऑप्ट करते हैं कि चलो आराम से देने हैं इसलिए दे देते हैं। तो फ्यूचर पेमेंट्स आसान हो गया थ्रू मनी। उसके अलावा मनी एक्ट एज स्टोर ऑफ वैल्यू इन फॉर्म ऑफ मनी। हम अपनी वेल्थ को स्टोर कर सकते हैं या फॉर फ्यूचर इमरजेंसी प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए मनी को सेव करते हैं। तो मनी के फंक्शन से इनसे डेफिनेशन बनी है बच्चों। तो मनी के फंक्शन अल्टीमेटली आपने कर ही लिए, क्योंकि डेफिनेशन ही इससे बनी हुई है। उसके बाद यह साफ साफ बोल रहा है कि मनी के फंक्शन जो है वो बेसिकली दो होते हैं, एक प्राइमरी फंक्शन, दूसरा सेकेंडरी फंक्शन। समझ में आया बच्चों? प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, वेरी वेरी सिंपल, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दूसरा मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू को आप बोल सकते हो एक और नाम से यूनिट ऑफ अकाउंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट, यूनिट ऑफ अकाउंट। ये मेजर ऑफ वैल्यू को आप कह सकते हो कि मनी जो है वो यूनिट है अकाउंट, यूनिट ऑफ अकाउंट। बताऊंगा सब कुछ कि क्यों है ऐसा। तो ये फंक्शन जो है बेसिकली सिलेबस में नहीं है हमारे, क्लास 12 के लिए पहले होते थे। दूसरे हैं सेकेंडरी फंक्शन, जिसमें आता है स्टोर ऑफ वैल्यू। कौन सा बच्चों? स्टोर ऑफ वैल्यू। उसके बाद आता है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। डेफर्ड मतलब फ्यूचर पेमेंट्स। तो फ्यूचर पेमेंट्स करना बहुत ही आसान हो गया जब मनी आई। आज हम क्या बोलते हैं? 50,000 रुपए की स्कूटी है, आपने लेनी है बच्चों, ठीक है। अब तो 70-80-90,000 रुपए की पहुंच चुकी है। तो 1 लाख रुपए की स्कूटी आपको परचेज करनी है। 1 लाख रुपए की स्कूटी परचेज करने के लिए आप क्या बोलते हो? सर मैं 20,000 रुपए डाउन पेमेंट करता हूं, अभी दे देता हूं, और 80,000 मेरे फाइनेंस कर दूं, मैं उसको ईएमआई में दूंगा अगले 3 साल तक। ये क्यों हुआ? क्योंकि मनी है, और मनी हर बार आपके पास अवेलेबल होगी। पहले क्या होता था सर, जब गुड्स होती थी ना, तो गुड्स से गुड्स देनी है, हमें एक्सचेंज करनी है। अगर हमने बहुत बल्क में कोई गुड्स किसी से ली है, तो हर महीने या कोई भी पीरियडिकल आप टाइम ले सकते हैं, आपको बदले में गुड्स देनी है। अब वो गुड्स जो एग्री हुई है हमारी आपस में, वो गुड्स मेरे पास हर महीने या किसी भी टाइम अवेलेबल ना हो तो मैं कैसे एक्सचेंज कर पाऊंगा? और या फिर गुड्स अवेलेबल हो पर उनकी वैल्यू बढ़ जाए या कम हो जाए तो मनी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, हम बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा मनी अवेलेबल हमेशा हमारे पास होती है। 100 रुपए 100 रुपए ही रहेंगे, समझ रहे हो? उसकी वैल्यू कम हो जाए बढ़ जाए वो समझ पाता हूं मैं, लेकिन 100 रुपए 100 रुपए ही रहेंगे। समझ में आ रहा है? हाँ, महंगाई हो गई तो 100 रुपए की वैल्यू घट जाती है, मैं ये सब जरूर बोलता हूं, लेकिन 100 रुपए 100 रुपए ही रहेंगे। मेरे को आज ये बोल दिया बैंक ने कि आपको हर महीने 5,000 रुपए देने हैं, तो मेरे को 5,000 रुपए देने हैं बच्चों। मैं ये बोलना चाहता हूं, कॉन्स्टेंट फिक्स्ड प्रपोर्शन में मुझे पैसे देने हैं, दैट्स इट, ठीक है। तो अब हम बात, कितनी महंगाई हो जाए मेरे को 5,000 रुपए ही देने हैं, समझ पा रहे हो? इसीलिए फ्यूचर पेमेंट देना बहुत आसान हो गया इन टर्म्स ऑफ मनी। तो मनी के टोटल 2 फंक्शन है, प्राइमरी सेकेंडरी, उसके अंदर दो फंक्शन और हैं। सेकेंडरी में भी 2, प्राइमरी में भी 2, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, और स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। वेरी वेरी सिंपल। तो मनी के जो मीनिंग है वो फंक्शन से ही बना, मनी का मीनिंग। उसके बाद अब डिटेल में क्या बोलता है कि फंक्शन ऑफ मनी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि as a medium of exchange. तो fundamental role of money in an economic system is to serve medium of exchange. मनी काम करता है मीडियम का, सेल परचेज करेंगे मनी के थ्रू करेंगे। दूसरा फंक्शन मनी का आता है यूनिट ऑफ अकाउंट।
यानी कि measure of value. Money is a common measure of value. The value in exchange of all goods and services can be expressed in terms of money. In fact, it acts as a means of all calculating the relative price of goods and services. बच्चों देखो, हम बोलते हैं मिल्क 60 रुपए लीटर है, हम बोलते हैं पटाटोज 30 रुपीज पर केजी, हम बोलते हैं टमाटोज 50 रुपीज पर केजी, कोई भी अमाउंट हम बोलते हैं, हम साथ में यूनिट लेके चलते हैं, इतने रुपए की इतनी केजी है। अब मेरी बात समझना, ऐसे गुड्स जिनकी कोई यूनिट ही नहीं है, ना केजी है, ना मीटर है, ना लीटर है, क्लोथ्स को मीटर में मेजर करते हो आप, वेजिटेबल्स को केजीज में, मिल्क को लीटर्स में, इस तरह से करते हो ना। अब मान लो ये पेन है, सर पेन केजी में तो नहीं आता, ना लीटर्स में आता है, तो हम बोलते हैं सर 100 रुपए का एक पेन है, ठीक है, हम ऐसे बोल देते हैं। तो 100 रुपए का एक पेन है, 1 यूनिट ऑफ पेन इज इक्वल टू 100 रुपीज। तो मनी अपने आप में ही क्या बन गया, यूनिट बन गया। तो मनी एक्ट एज यूनिट ऑफ अकाउंट ऑल्सो। समझ में आया? उसके बाद तीसरा फंक्शन आता है मनी का, जो सेकेंडरी फंक्शन के अंदर। देखो बच्चों, ये पहले दो फंक्शन जो है दिस इज प्राइमरी, ये दोनों फंक्शन प्राइमरी फंक्शन में आते हैं। उसके बाद अगले दो फंक्शन जो हैं, इनको आप क्या बोलेंगे बच्चा, ये हैं आपके सेकेंडरी फंक्शंस, ठीक है। तो प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शंस। सेकेंडरी फंक्शन में पहला फंक्शन है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, कि आज हम अगर गुड्स को फाइनेंस कराते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हम आज पैसे नहीं देंगे, बाद में देंगे, तो ये आसान हो गया मनी की हेल्प से। टुडे मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस इन टर्म्स ऑफ कौन सी पेमेंट, फ्यूचर पेमेंट्स। तो फ्यूचर पेमेंट्स करना आसान हो गया क्योंकि मनी आ गया। तो मनी इज अ यूनिट, मनी इज अ यूनिट इन टर्म्स ऑफ विच डेट्स यानी कि लोन्स और फ्यूचर ट्रांजैक्शंस पॉसिबल हो गई हैं। तो लोन्स आर मेड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर सेटल्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, देयरफॉर मनी एक्ट एज स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स और फ्यूचर पेमेंट्स। बहुत ही आसान। उसके बाद नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। देखो बच्चों, मनी होल्ड द परचेजिंग पावर, मतलब क्या कि मनी के अंदर चीजों को खरीदने की ताकत होती है। मतलब मनी नहीं है तो हम कुछ भी नहीं खरीद सकते, सिंपल। तो फॉर ऑल द टाइम प्रेजेंट एंड फ्यूचर मनी कैन बी एक्सचेंज फॉर द रिक्वायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज एट एनी टाइम, दस इट एक्ट एज स्टोर ऑफ वैल्यू। मेरी बात सुनना, मेरे पास 1 करोड़ रुपए की संपत्ति पड़ी हुई है इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी, इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी, नॉट इन टर्म्स ऑफ कैश। मुझे जरूरत पड़ गई 50 लाख रुपए की इन फ्यूचर, पैसे मेरे पास नहीं है, 1 करोड़ का घर मेरे पास है। सर अब मैं इमरजेंसी में हूं, मेरे को 50 लाख रुपए चाहिए, अगर मेरे को ऑन द स्पॉट किसी को 50 लाख रुपए देने हैं तो पहले मैं घर बेचूंगा, उसके बाद दे पाऊंगा। तो घर बिकना आसान बात तो नहीं है कि आज ऑन द स्पॉट आप घर बेच देंगे, आपको टाइम लग सकता है। लेकिन अगर कैश होता, ऑन द स्पॉट आप पेमेंट कर देते, तो कैश टर्म में, लिक्विड फॉर्म में आपकी हमेशा मदद करता है कौन, मनी। प्रॉपर्टी इज नॉट लिक्विड, वो उसको बेचने में टाइम लगेगा, इसलिए हम बोलते हैं कि मनी एक्ट एज स्टोर ऑफ वैल्यू। अगर कल को आपको पैसे चाहिए, अगर कैश आपके पास मनी है, लिक्विड फॉर्म बहुत ज्यादा है, तो आप इजीली पेमेंट कर पाएंगे। उस प्रॉपर्टी में इतनी ज्यादा परचेजिंग पावर नहीं जितनी मनी के अंदर। मेरी बात समझ रहे हो? इसलिए हम अपनी जो वेल्थ क्रिएट करते हैं, वेल्थ फॉर्म करते हैं, प्रॉपर्टीज गोल्ड में तो करते ही हैं, उसके अलावा कैश में भी हम मेंटेन करते हैं कि वो बहुत ज्यादा काम आता है ऑन द स्पॉट। समझ में आ रहा है? उसके बाद स्टोर ऑफ वैल्यू के साथ आप एक और फंक्शन डाल सकते हो, दैट इज ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, कि मनी इजीली ट्रांसफर हो सकती है फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। अगर हमें कहीं दूर से सामान खरीदना है, आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस करते हो, ऑनलाइन परचेजेस करते हो, तो आप इजीली परचेज कर लेते हो क्योंकि आपके पास आज पैसे हैं और वो पैसे इजीली ट्रांसफर हो सकते हैं थ्रू डिजिटल मोड। अब चाहे वो इंटरनेट बैंकिंग हो, चाहे पेटीएम हो, चाहे गूगल पे हो, कोई भी एप्लीकेशन से आप पे कर देते हैं, आपकी मनी ट्रांसफर हो जाती है। तो मनी में ऐसा फंक्शन है ना कि मनी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। ये फंक्शन बन गया मनी का, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। तो हमने बच्चों मनी का मीनिंग पढ़ लिया क्या होता है, और मनी के फंक्शंस भी पढ़ लिए, सिलेबस में नहीं है पर नॉलेज आपको मिल गई। इसके बाद में आता हूं बच्चों टाइप्स ऑफ मनी पे। दिस इज
इन सिलेबस, ये सिलेबस में है टॉपिक और इंपॉर्टेंट है। हर मनी के टाइप को ध्यान से सुनना है और सारे जो टाइप्स मनी के हैं उन सब में डिफरेंशिएट करना है कि कौन सा टाइप क्या है, क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर। आपको सारे जो टाइप्स में पढ़ाऊंगा अभी, मैं कुछ छोड़ूंगा नहीं, लगभग 10 से 12, लगभग 10 से 12, हाँ टोटल 11 मेरे पास मनी के टाइप्स हैं। ये सारे टाइप हम पढ़ेंगे, आपको ध्यान से सुनना है बच्चों, एक एक टाइप को ध्यान से सुनना है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ मनी, वेरी वेरी सिंपल। नंबर 1 पे हमारे पास आता है बच्चों कॉमोडिटी मनी। कौन सी मनी? कॉमोडिटी मनी। जब बार्टर एक्सचेंज होता था, जब मनी नहीं थी बच्चों, तो क्या होता था, तो हम गुड्स से गुड्स एक्सचेंज करते थे। और जब गुड्स से गुड्स एक्सचेंज करते थे उसे बोलते थे हम कौन सी इकोनॉमी? C2C इकोनॉमी। जिस इकोनॉमी के अंदर गुड्स से गुड्स एक्सचेंज होती है, मतलब जहां पे बार्टर सिस्टम चलता है, उस इकोनॉमी को बोलते थे कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी इकोनॉमी, C2C इकोनॉमी, या फिर बार्टर इकोनॉमी भी बोल सकते थे। कौन सी इकोनॉमी? बार्टर इकोनॉमी। तो बार्टर एक्सचेंज is a system, is a process where exchange take place with the help of goods, not through money. Money तो थी नहीं, तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स होता था। तो गुड्स को ही हमने क्या बोल दिया कि वही मनी का काम कर रही है। तो गुड्स अगर मनी का काम करें, वो कब काम करती थी? बार्टर एक्सचेंज के टाइम पे, तो उसे बोला गया कॉमोडिटी मनी। सो सिंपल, समझ में आया बच्चों? तो ह्यूमन बींग्स एक्सचेंज गुड्स फॉर गुड्स कॉल्ड बार्टर सिस्टम। ऑल टाइप ऑफ गुड्स जो उस समय यूज होती थी, वो उन्हें बोलते थे हम कौन सी गुड्स? कॉमोडिटी मनी। कौन सी मनी? कॉमोडिटी मनी। वेरी सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास बच्चों मेटेलिक मनी। देखो बच्चों, जब बार्टर एक्सचेंज खत्म हुआ, बार्टर एक्सचेंज खत्म हुआ 18th सेंचुरी में, ओरिजिन हुआ मेटेलिक मनी का। जब यूज होता राजा महाराजास के टाइम पे, एग्जैक्टली यूज होते थे कौन से कॉइन्स? मेटेलिक कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स। इन कॉइन्स को ही मनी मान लिया गया और मनी की तरह ही उसको एक्सचेंज किया गया फॉर गुड्स एंड सर्विसेज के सेल परचेज के लिए। तो सबसे पहले बोलता है अप टू फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, up to first half of 18th century, the medium of exchange were metals such as gold and silver coins called metallic money. समझ में आ गया बच्चों? बहुत सिंपल है। इसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चा पेपर मनी। ये आप आज प्रेजेंट में देखते हो। तो पेपर मनी क्या है? देखो बच्चों, आपके सामने आज 10 का नोट होता है, 5 का दिखता नहीं आसानी से, 10 का नोट होता है, 20 का नोट होता है, 50 रुपीज नोट होता है, 100 का होता है, 200 का होता है, 500 का होता है और 2000 का होता है। डिनोमिनेशन आपके सामने बहुत सारी। तो पेपर करेंसी क्या है? एक पीस ऑफ पेपर पे, जो एक कॉमन पीस ऑफ पेपर नहीं है, ठीक है, अलग ही पेपर है, यूनिक है। तो उस पीस ऑफ पेपर पे जो फेस वैल्यू लिखी होती है, देखो 100 के नोट पे 100 रुपए लिखा होता है, 2000 के नोट पे 2000 लिखा होता है, लेकिन पेपर तो पेपर, पेपर की वैल्यू बहुत कम होती है, लेकिन जो फेस वैल्यू है वो ज्यादा होती है। तो पेपर मनी क्या है? इट वॉज इनकन्वीनियंट टू कैरी गोल्ड। अब गोल्ड के कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स तो बहुत भारी भारी होंगे बच्चों, और कॉइन्स को जेब में डाल के रखना बहुत इनकन्वीनियंट होता है ना, यहां से वहां ले जाना बहुत मुश्किल होता है। तो इन्वेंशन हुआ किसका? पेपर मनी का। इट इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई इन इंडिया। अब पेपर मनी यानी कि करेंसी नोट्स कौन प्रिंट करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो एट प्रेजेंट वेरी लार्ज पार्ट ऑफ मनी कंसिस्ट ऑफ इन टर्म्स ऑफ पेपर करेंसी नोट्स। समझ में आया? तो पेपर करेंसी नोट्स कौन प्रिंट करता है, कैसे करता है, क्यों करता है, किस बेस पे करता है, विल स्टडी नेक्स्ट चैप्टर थ्योरी ऑफ बैंकिंग, अच्छे से पढ़ेंगे। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट मनी पे, दिस क्रेडिट मनी, दैट इज क्रेडिट मनी। ये क्रेडिट मनी क्या होती है सर? जिसकी मनी वैल्यू, सुनना, जिसकी मनी वैल्यू ज्यादा है कॉमोडिटी वैल्यू से। फिर से, जिसकी मनी वैल्यू ज्यादा है कॉमोडिटी वैल्यू से। whose face value whose face value is more than the intrinsic value, whose face value is more than the intrinsic value. सर व्हाट इज इंट्रिंसिक? सर हमें फेस वैल्यू तो पता है क्या होता है, लेकिन व्हाट इज इंट्रिंसिक वैल्यू? ध्यान से सुनना बच्चों। फेस वैल्यू आपको पता है, जो पीस ऑफ पेपर, नोट, जो करेंसी नोट होता है, उस पेपर के ऊपर जो लिखी हुई है, 2000 के नोट पे 2000 रुपए, वो फेस वैल्यू है। 100 के नोट पे 100 रुपए, वो फेस वैल्यू है। लेकिन जिस मटेरियल से वो पेपर बना है, समझ रहे हो, पेपर की वैल्यू 100 रुपए तो नहीं होगी, या पेपर की वैल्यू 2000 रुपए तो नहीं होगी। उस पेपर की वैल्यू 2 रुपए, 2.5 रुपए, 1 रुपए, 1.5 रुपए ही होगी, और फेस वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। तो करेंसी नोट्स को
जो आपके कंट्री में करेंसी नोट्स चल रहे हैं उन सब की फेस वैल्यू ज्यादा है, लेकिन पेपर की वैल्यू कम है। तो जिस मनी की फेस वैल्यू ज्यादा हो, और इंट्रिंसिक का मतलब क्या है? इंट्रिंसिक मतलब जिस मटेरियल से वो मनी बनी है। अब देखो कॉइन्स होते हैं, तो कॉइन्स में जो मेटल यूज हो रहा है वो इंट्रिंसिक वैल्यू है। मेटल की वैल्यू को बोलूंगा इंट्रिंसिक वैल्यू। और मेटल यानी कॉइन्स जो आप देखते हो, 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, उन सिक्कों के ऊपर जो वैल्यू है लिखी हुई वो फेस वैल्यू है। और जिस जो मेटल की वैल्यू है अपने आप में वो इंट्रिंसिक वैल्यू है। अब मैं बात कर रहा हूं करेंसी नोट्स की, कॉइन्स की बात नहीं कर रहा। करेंसी नोट्स में क्या होता है? करेंसी नोट्स में जो फेस वैल्यू होती है वो बहुत ज्यादा होती है इससे इंट्रिंसिक वैल्यू से। सुनना ध्यान से। क्रेडिट मनी रेफर्स टू क्रेडिट मनी रेफर्स टू मनी हुज इंट्रिंसिक वैल्यू इज लोअर देन इट्स फेस वैल्यू। समझ में आया? यानी कि फेस वैल्यू ज्यादा है और इंट्रिंसिक वैल्यू कम है। फॉर एग्जांपल फेस वैल्यू ऑफ 100 रुपए का नोट जो है उसकी वैल्यू 100 है, लेकिन जो पेपर है उसकी वैल्यू 100 रुपए से बहुत कम है। इन्हें बोलते हैं हम कौन सी मनी? क्रेडिट मनी। उसके अलावा क्रेडिट कार्ड्स, बैंक डिपॉजिट्स आर अदर एग्जांपल ऑफ क्रेडिट मनी। अब क्रेडिट कार्ड क्या होते हैं? क्रेडिट कार्ड आर आल्सो कॉल्ड प्लास्टिक मनी, ये पढ़ाऊंगा आपको आगे। नेक्स्ट आपका टाइप आता है लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना इसको। लीगल टेंडर मनी को देखो बच्चों, गुड सर्विस का एक्सचेंज करने के लिए बहुत सारे आपके पास मनी है। देखो आपके पास चेक भी है, चेक के अलावा डिमांड ड्राफ्ट भी आप बोल देते हो, उसके अलावा आपके पास ऑनलाइन मोड भी है, उसके अलावा आपके पास कैश भी है यानी कि नोट्स हैं, कॉइन्स हैं। तो सारी मनी को हम लीगल टेंडर मनी नहीं बोलते। सर फिर क्या है लीगल का मतलब? सर लीगल मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने एक ऐसा मोड बता रखा है, गवर्नमेंट ने एक ऐसी मनी बता रखी है कि यही मनी आप लीगली यूज कर सकते हो फॉर पेमेंट ऑफ डेट्स या गुड सर्विस के एक्सचेंज के लिए। फॉर एग्जाम्पल देखो बच्चों, मैंने बोला हमारे पास चेक भी है, नोट्स भी है, कॉइन्स भी है, डिमांड ड्राफ्ट भी है, ऑनलाइन मोड भी है, डेबिट कार्ड भी है, क्रेडिट कार्ड भी है। तो इतनी सारी मनी में से हम कौन सी मनी को बोलते हैं लीगल टेंडर मनी? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है कि करेंसी जो हमने करेंसी वैलिड की हुई है इंडिया के अंदर, यानी कि नोट्स और कॉइन्स, रुपीस के टर्म में नोट्स और कॉइन्स, सिर्फ नोट्स और कॉइन्स को हम बोलते हैं लीगल टेंडर मनी, क्योंकि गवर्नमेंट ने लीगली ये बोला है कि आप इस मनी को, नोट्स और कॉइन्स को लीगली यूज कर सकते हो पेमेंट ऑफ डेट्स या एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उसके अलावा देखो बच्चों, आपको ऐसा नहीं बोला गया कि आप चेक यूज नहीं कर सकते, आप डिमांड ड्राफ्ट यूज नहीं कर सकते, आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज नहीं कर सकते, कर सकते हो। लेकिन अगर किसी के पास ये ऑप्शन नहीं है, किसी के पास ये चीज नहीं है कि मेरा मान लो बैंक में अकाउंट नहीं है। देखो बच्चों बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनका अकाउंट नहीं है बैंक में। कुछ ऐसे गांव के अंदर लोग या बहुत बैकवर्ड एरिया के लोग जिनके पास अकाउंट नहीं है, तो जिनका अकाउंट ही नहीं है वो क्या यूज करेगा? चेक। और क्या यूज करेगा? डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स। तो ऐसे लोगों को सोचकर कि हर इंसान के लिए, हर सिटीजन के लिए इजी हो जाए एक्सचेंज करना, इजी हो जाए ट्रांजेक्शंस करना, इजी हो जाए डेट्स का पेमेंट और रीपेमेंट करना, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने बोला कि ऐसी मनी जो लीगली एक्सेप्टेबल है वो है करेंसी, नोट्स और कॉइन्स। सुनना बच्चों ध्यान से, money which is legally used to make payment of debts or other obligation is termed as legal tender money। आगे आप लिख सकते हैं in India notes and coins are legal tender money। लीगल टेंडर मनी को आप एक और नाम से जानते हैं, दैट इज फियाट मनी। कौन सी मनी? फियाट मनी। सुनना बच्चों ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आपको भूलना नहीं है, एग्जाम में आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब नोट्स और कॉइन्स के अलावा अगर मैं किसी को चेक दे रहा हूं और उस पर्सन ने मुझे बोला कि मैं चेक के मोड से पेमेंट नहीं लेता, तो मैं उस पर्सन के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले पाऊंगा। कोई भी पर्सन चेक को लेने से रिफ्यूज कर सकता है, मना कर सकता है, क्योंकि वो लीगल टेंडर मनी नहीं है। लेकिन नोट्स को लेने से कोई मना नहीं कर सकता है, उसके अगेंस्ट आप एक्शन भी ले सकते हैं। कॉइन्स को लेने से मना कर सकते हैं, ठीक है, वहां आप एक्शन नहीं ले सकते क्योंकि कॉइन्स आर वेरी इनकन्वीनियंट फॉर। तो कॉइन्स के लिए हम बोलते हैं कॉइन्स आर नॉट
अनलिमिटेड लीगल टेंडर, कॉइन्स भी लीगल हैं, पेमेंट तो हो जाएगी आपकी, ठीक है, लेकिन कितनी भी वैल्यू तक एक्सेप्ट कर ले ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कॉइन्स को बोला गया लिमिटेड लीगल टेंडर और नोट्स को बोला गया अनलिमिटेड लीगल टेंडर, क्योंकि नोट्स को आप कितने भी अमाउंट तक ले सकते हो और दे भी सकते हो, कोई आपको मना नहीं करेगा। अगर कोई मना करता है यू कैन टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट दैट पर्सन, ठीक है बच्चों। तो लीगल टेंडर मनी के अंदर दो टाइप आते हैं। अब मैंने इसको नंबर 6 और 7 बनाया, वैसे इसको आप टाइप बोल सकते हो किसके, लीगल टेंडर मनी के दो टाइप्स, दैट इज ए एंड बी। सबसे पहला आपका टाइप है लिमिटेड लीगल टेंडर मनी, यानी कि कॉइन्स। कौन से बच्चों, कॉइन्स को बोला गया लिमिटेड लीगल टेंडर मनी। कॉइन्स लीगल टेंडर मनी तो है लेकिन लिमिटेड एक्सटेंट तक एक्सेप्टेबल है, तो इट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ लीगल टेंडर मनी व्हिच कैन बी पेड इन डिस्चार्ज ऑफ डेट अप टू अ सर्टेन लिमिट। अब बच्चे पूछते हैं सर कितने लिमिट है, तो इसका सीधा सीधा आंसर है बच्चों कि अकॉर्डिंग टू कॉइनेज एक्ट ऑफ इंडिया, इंडियन कॉइनेज एक्ट 2011 ये बोलता है कि कोई भी कॉइन, 1 रुपए का कॉइन और 1 से ऊपर का कॉइन, इनको 1000 रुपए तक की वैल्यू तक लीगल टेंडर मनी माना गया। मान लीजिए 1 का सिक्का है तो 1000 कॉइन्स एक्सेप्टेड एज लीगल टेंडर मनी इन इंडिया। उसके बाद 1 से ऊपर का सिक्का है, 2 का है या 5 का है या 10 का सिक्का है, तो 1000 रुपए तक के लिमिट तक दीज आर लीगल टेंडर मनी। उसके बाद इसे एक्सेप्ट करने के लिए कोई रिफ्यूज भी कर सकता है। और जो 50 पैसे का सिक्का है, हाफ रुपी कॉइन, उसको 10 रुपए के लिमिट तक, मतलब कि 50 पैसे के 20 सिक्के 10 रुपए के लिमिट तक एक्सेप्टेड एज लीगल टेंडर मनी, उसके बाद रिफ्यूज आप कर सकते हो। ये था लीगल टेंडर मनी में लिमिटेड लीगल टेंडर मनी की लिमिट, यानी कि कॉइन्स की लिमिट कितने इंडिया में एज अ लीगल टेंडर सेट की गई, ठीक है बच्चों। देखो हर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप कितने कॉइन एक्सेप्ट करोगे। कोई ऐसे लोग भी होते हैं जो लाखों रुपए की पेमेंट कॉइन से ले लेते हैं और ऐसे लोग भी होते हैं जो 50 रुपए के सिक्के भी लेने से मना कर देते हैं, ठीक है। तो अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी क्या है सुनना, इसमें आएगा आपका आंसर दैट इज नोट्स। तो इट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ लीगल टेंडर मनी, लीगल तो है, which can be paid in discharge of debt of any amount. Legal action can be taken, very important, legal action can be taken against a person who refused to accept this money. In India paper notes are unlimited legal tender money। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉइन्स और नोट्स के अलावा जो भी मनी है उसे बोलेंगे हम नॉन लीगल टेंडर मनी। नॉन लीगल टेंडर मनी दैट इज चेक, डिमांड ड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, ऑनलाइन पेमेंट्स। तो नॉन लीगल टेंडर मनी क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शनल मनी भी इसको आप बोल सकते हैं, ये बच्चे याद नहीं करते, इसको ध्यान रखना है। नॉन लीगल टेंडर मनी इज कॉल्ड ऑप्शनल मनी, ठीक है। इट रेफर्स टू दैट टाइप ऑफ मनी विच इज जर्नली एक्सेप्टेड हो जाती है, बट लीगली वन इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट इट। मतलब कि ऐसा जरूर नहीं कि आपको लेना ही लेना है चेक, आप मना कर सकते हो, यू कैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट। फॉर एग्जाम्पल चेक्स, डिमांड ड्राफ्ट और बिल ऑफ एक्सचेंज एटसेट्रा आर कॉल्ड नॉन लीगल टेंडर मनी। उसके बाद एक टाइप और हमारे पास आता है, बहुत ही अलग यूनिक टाइप, नियर मनी। सर ये क्या होता है नियर मनी, पास वाली मनी? ध्यान से सुनना, पास, नियर मतलब पास होता है ना, सुनना मतलब यहीं से निकलेगा। ऐसी मनी जिसको आप वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में मनी में कन्वर्ट कर सकते हो, लिक्विड कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। सर चेक है, कन्वर्ट कर लो कैश में, जल्दी से हो जाएगा, ठीक है। चेक के अलावा जितने भी फाइनेंशियल एसेट्स हैं, बॉन्ड्स हैं, शेयर्स हैं, आर कन्वर्टेबल इनटू कैश इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। उन्हें बोलते हैं कौन सी मनी, नियर मनी। सुनना, इट इंक्लूड्स दोज फाइनेंशियल एसेट्स, नॉट फिक्स्ड एसेट, उसमें बहुत टाइम लगता है कन्वर्ट करने में, विच आर एज लिक्विड एज कॉइन्स एंड करेंसी। कॉइन्स और नोट्स के बहुत पास हैं, ठीक है, बट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू मनी ऑफ पे फॉर पेइंग डेट। फॉर एग्जांपल एफडी, बॉन्ड्स, शेयर्स, इनको बोलते हो आप, चेक को भी बोल सकते हो आप, कौन सी मनी, नियर मनी, वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में, जल्दी से जल्दी। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है बच्चा फुल बॉडीड मनी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। ऐसी मनी जिसकी फेस वैल्यू
जिसकी फेस वैल्यू बराबर हो। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी वो थी जिसकी फेस वैल्यू ज्यादा थी इंट्रिंसिक वैल्यू से, मतलब जिससे वो बनी है। और फुल बॉडीड मनी वो है जिसकी फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू बराबर है। ऐसा कोई कॉइन या कोई नोट अभी नहीं है प्रेजेंट में। होता था ब्रिटिश टाइम पीरियड पे, कितने का सिक्का? 1 रुपए का सिक्का। Any unit of money whose face value is equals to intrinsic value known as full bodied money. Example, in the British period 1 rupee coin was made of silver जिसकी face value बराबर थी किसके? Intrinsic value के। पेपर में आ सकता है, ध्यान से पढ़ना। उसके बाद लास्ट आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या है सर? फुल बॉडीड मनी के बाद फिजुशियरी मनी, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। एक वर्ड याद रख लो, रखोगे याद? ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। जिसको ट्रस्ट पे, विश्वास पे एक्सेप्ट किया जाए। सर मैं अगर किसी अननोन पर्सन को चेक देता हूं जो मुझे जानता भी नहीं है, उसने विश्वास करके ले तो लिया कि बंदे के अकाउंट में पैसे होंगे, चेक आ गया, 3 दिन में क्लियर हो जाएगा, पता चल जाएगा। उसने चेक डाला, मेरे अकाउंट में पैसे ही, और मैं उसके फोन नहीं उठाता, मान लो। सर मैं ऐसा करता नहीं हूं, मैं बता रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं आपको। तो ऐसे हम बोलेंगे कि ट्रस्ट पे उसने ले तो लिया पर हमने उसके साथ धोखा किया, तो उसको पैसे नहीं मिल पाए। तो चेक जो है वो ट्रस्ट पे लिया जाता है। तो ट्रस्ट पे या कॉन्फिडेंस, विश्वास है उसके ऊपर, आपने उससे चेक ले लिया, अकाउंट में डाल दिया, सर पैसे होंगे तभी तो क्लियर होगा चेक। तो अब एग्जांपल देता है कि इट डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, दैट इज एन एक्सेप्टेड मीनियम ऑफ एक्सचेंज, फॉर एग्जांपल चेक्स एंड ड्राफ्ट। उसके बाद अब छोटा सा एग्जांपल आपको दिया है, किसका? मीनिंग बताया हुआ है कि फेस वैल्यू क्या होती है और इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है। मैंने आपको बहुत बार बता दिया बच्चों थोड़ी देर पहले कि फेस वैल्यू मतलब जो नोट के ऊपर वैल्यू लिखी होती है, 100 रुपए, 200 रुपए, 2000 रुपए, और कॉइन्स के ऊपर भी लिखी होती है, तो इट रेफर्स टू वैल्यू विच इज रिटन ऑन यूनिट ऑफ मनी, चाहे वो नोट हो चाहे वो कॉइन्स हो। और इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब क्या हो? जिस मटेरियल से वो बनी है, चाहे वो नोट हो चाहे वो कॉइन हो। इट रेफर्स टू वैल्यू ऑफ द मेटल, मेटल किसमें होगा? कॉइन में। और पेपर जो है वो किसमें होगा? नोट में। तो उनकी वैल्यू को बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है बच्चों, ये आपका था अब तक मनी का मीनिंग, मनी के फंक्शन, मनी के टाइप्स। अब जो टॉपिक शुरू होता है वो आपका टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है मनी सप्लाई एंड इट्स कंपोनेंट्स। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। तो मनी सप्लाई का मतलब क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों। मनी सप्लाई, पहली बात, मनी सप्लाई करता कौन है? सर फर्स्ट प्राइमरी रोल प्ले करता है आरबीआई, क्योंकि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, पढ़ेंगे आप नेक्स्ट चैप्टर में, वो छापता है नोट। तो नोट छापने से इंडिया में या किसी भी कंट्री के अंदर जहां नोट छापता है वो रिजर्व बैंक है, ठीक है, हर रिजर्व बैंक का नाम अलग अलग होता है वैसे, तो उससे पैसा बढ़ता है, मनी का फ्लो बढ़ता है। तो मनी सप्लाई का मतलब क्या है? मनी सप्लाई मींस, सुनना बच्चों ध्यान से, मनी सप्लाई मींस टोटल अमाउंट ऑफ मनी, टोटल अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल इन द इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी के अंदर जितना टोटल अमाउंट ऑफ मनी पड़ी हुई है, किस फॉर्म में? इन फॉर्म ऑफ करेंसी यानी नोट्स और कॉइन्स, और इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट्स। कौन से डिपॉजिट्स? डिमांड डिपॉजिट्स, जिनको आप ऑन डिमांड बैंक से निकाल सकते हो। वो क्या होते हैं सर? करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, इन्हें बोलते हैं हम डिमांड डिपॉजिट्स। आप ऑन डिमांड बैंक से पैसा निकाल सकते हो कभी भी, एफडी नहीं आता है इसके अंदर, फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं आता है इसके अंदर। तो जितना भी पैसा, फिर से सुनना, टोटल अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल इन द इकोनॉमी इन फॉर्म ऑफ करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट्स, इन शॉर्ट इसको बोलते हैं मनी सप्लाई एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मैंने फोकस किया, स्ट्रेस दिया पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। पर्टिकुलर मतलब सर, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मतलब एक निश्चित समय पे, ये नहीं कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम। कभी भी मनी सप्लाई को एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है। तो मैं बोल सकता हूं कि जिन वेरिएबल्स को, जिन चीजों को एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाए, उन्हें बोलते हैं हम स्टॉक कंसेप्ट। तो मनी सप्लाई इज स्टॉक कंसेप्ट। अब क्या होता है, फिर से सुनना, मनी सप्लाई refers to total amount of money held by public, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी,
पब्लिक के पास, सर पब्लिक मतलब मनी यूजिंग सेक्टर, इसमें गवर्नमेंट नहीं आएगी। मनी यूजिंग सेक्टर, मनी यूज कौन करता है? हाउस होल्ड्स करते हैं, फर्म्स करती है। मनी यूजिंग सेक्टर, उसका पैसा काउंट करेंगे। जो मनी क्रिएट करता है आरबीआई, उसका पैसा काउंट नहीं करेंगे। कमर्शियल बैंक भी लोन्स क्रिएट करते हैं, उससे पैसा बढ़ाते हैं, उसका पैसा काउंट नहीं करेंगे। जो मनी को क्रिएट करते हैं, चाहे छाप के चाहे लोन्स क्रिएट करके, उसका पैसा मनी सप्लाई में काउंट नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मनी यूजिंग सेक्टर ओनली, ठीक है। मेरे पास कितना है, आपके पास कितना है, और नॉर्मल जनरल पब्लिक उसके पास पैसा कितना है। तो मनी सप्लाई में क्या आया बच्चों? टोटल अमाउंट ऑफ मनी, सबसे पहली बात, हेल्ड बाय पब्लिक दूसरी बात, इन फॉर्म ऑफ करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट्स तीसरी बात, चौथी बात पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, इसलिए बोलते हैं इसको हम स्टॉक कंसेप्ट, ना कि फ्लो। फ्लो मतलब जो बदलता रहे। मनी सप्लाई को पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं, इसलिए बोल रहे हैं उसको स्टॉक कंसेप्ट, ठीक है। तो मनी सप्लाई में क्या क्या आता है? नंबर वन, मनी सप्लाई इंक्लूड्स, एम मतलब मनी सप्लाई, करेंसी मतलब सी, इसमें आएगा आपका नोट्स और कॉइन्स। क्या आएगा बच्चों? नोट्स और कॉइन्स। उसके अलावा प्लस मैं लिखूंगा डिमांड डिपॉजिट्स यानी कि डीडी, इसमें आएगा आपका सेविंग डिपॉजिट्स और करंट अकाउंट डिपॉजिट्स, ठीक है बच्चों। बिजनेसमैन खोलते हैं करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट खोलते हैं हाउस होल्ड फॉर सेविंग पर्पस, एफडी इसमें काउंट नहीं होगा। इसके अलावा अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई भी मनी सप्लाई में काउंट होता है। सर आपने बोला अभी जितना पैसा जनरल पब्लिक के पास है, आरबीआई का पैसा नहीं। सर आरबीआई के पैसे की बात मैं अभी नहीं कर रहा, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। आरबीआई के पास, मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जितना पैसा आरबीआई के पास, फॉरेन के कमर्शियल बैंक, फॉरेन कंट्री की गवर्नमेंट और इंडिया की पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बैंक्स की बात मैं नहीं कर रहा। बैंक्स के अलावा कमर्शियल बैंक, समझते हो ना, कमर्शियल बैंक्स के अलावा जो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनका पैसा आरबीआई के पास पड़ा होता है, वो मनी यूजिंग सेक्टर में आता है। और दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट का पैसा, दूसरी कंट्री के फॉरेन बैंक जो है कमर्शियल बैंक, उनका पैसा अदर डिपॉजिट्स में काउंट है, जो आरबीआई के पास पड़ा होता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का कुछ पोर्शन पड़ा है, वो आरबीआई के पास, वो अदर डिपॉजिट में आता है। उसके अलावा वर्ल्ड बैंक का कुछ डिपॉजिट पड़ा है आरबीआई के पास, वो अदर डिपॉजिट में आता है। तो क्या नहीं आता वो अब याद कर लो। अदर डिपॉजिट्स में क्या नहीं आता? हमारी इंडियन इकोनॉमी के जो कमर्शियल बैंक है, उनका पैसा आरबीआई के पास पड़ा है, वो मनी सप्लाई में नहीं आएगा, ठीक है। हमारी कंट्री की गवर्नमेंट का पैसा जो पड़ा है, वो आरबीआई के अंदर, वो मनी सप्लाई में नहीं आएगा। अब सुनना ध्यान से, मनी सप्लाई क्या होता है समझ में आ गया आपको? मनी सप्लाई रेफर्स टू अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल विद पब्लिक in form of currency and demand deposits at a particular point of time। अब मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए, मनी सप्लाई को काउंट करने के लिए चार तरह के टूल होते हैं। M1, ठीक है, M2, M3, M4। हम सिलेबस में पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ M1 को, लेकिन इनकी जानकारी भी मैं आपको जरूर दूंगा। M1 सबसे पहला मनी सप्लाई को मेजर करने का पहला टूल जिसे बोलते हैं M1, और M1 को बोला जाता है नैरो टूल। नैरो सबसे छोटा। अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सबसे ज्यादा लिक्विड जो टूल है वो कौन सा है, लिक्विड इंस्ट्रूमेंट कौन सबसे ज्यादा लिक्विड, आप बोलोगे सर M1 मोस्ट लिक्विड। इसमें सिर्फ करेंसी आती है क्योंकि करेंसी सबसे लिक्विड है। उसके बाद M4 जो है, M4 जो आप नहीं पढ़ेंगे अभी, ये लीस्ट लिक्विड है। इसमें मनी सप्लाई के अंदर करेंसी तो आती है, उसके अलावा फिक्स डिपॉजिट्स भी आते हैं, टर्म डिपॉजिट भी आते हैं, वो लीस्ट लिक्विड है। इसलिए M4 को बोलते हैं लीस्ट लिक्विड, M1 को बोलते हैं मोस्ट लिक्विड, ठीक है। तो अब सुनना, हम पढ़ेंगे सिर्फ M1। तो मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए इंडिया में टूल कौन सा यूज होगा? M1। M1 इज नैरो टूल, और M3 को बोलते हैं हम ब्रॉड टूल। कौन सा टूल? ब्रॉड टूल। तो क्वेश्चन बन सकता है नैरो ब्रॉड पे, तो M1 इज नैरो, ओके। M1 को एक और नाम से जानते हैं हम, ट्रांजैक्शन मनी। इतना सारा याद कर लेंगे ना बच्चों, आप करना पड़ेगा, इतना सारा नहीं है। M1, it is the first and basic major tool of money supply, also called transaction money। It includes
M1 में क्या क्या आता है बच्चा? M1 इंक्लूड्स करेंसी एंड कॉइन्स, सबसे पहली बात करेंसी एंड कॉइन्स यानी C। दूसरा डिमांड डिपॉजिट्स मतलब DD। तीसरा अदर डिपॉजिट मतलब OD। सर M1 के अंदर, फिर से सुनना मेरी बात बच्चों ध्यान से, M1 के अंदर क्या क्या है? M1 इंक्लूड्स C प्लस DD प्लस OD। C मतलब करेंसी, नोट्स एंड कॉइन्स, वेरी वेरी सिंपल। डिमांड डिपॉजिट्स के अंदर सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स और करंट अकाउंट डिपॉजिट्स। ओडी के अंदर आरबीआई के पास जो पैसा पड़ा हुआ है फॉरेन बैंक्स का और फॉरेन गवर्नमेंट का और आईएमएफ का और वर्ल्ड बैंक का और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो पब्लिक की है उसका। तो सुनना, एक एक करके समझाऊंगा मैं आपको। सबसे पहला करेंसी एंड कॉइन्स, पहला M1 का पहला कंपोनेंट। बच्चों क्वेश्चन क्या बन सकता है कि M1 या फिर मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स बताओ क्या है। तो मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स यहाँ पे M1 में हमारे पास 3 है। कौन सा? C प्लस DD प्लस OD। अब तीनों है क्या, सुनना ध्यान से। सबसे पहली चीज करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक। ये क्या होता है? जितना भी करेंसी, करेंसी में क्या क्या आता है बच्चों? कॉइन्स भी और नोट्स भी। लीगल टेंडर वाले की बात कर रहा हूं और किसी की बात नहीं कर रहा। तो इट कंसिस्ट ऑफ पेपर नोट्स एंड कॉइन्स। सुनना बच्चों, पेपर नोट्स और कॉइन्स जो पब्लिक के पास है उसे बोलेंगे हम C, पहला कंपोनेंट। अब साफ साफ बोल रहा है एनी करेंसी हेल्ड विद द गवर्नमेंट एंड कमर्शियल बैंक्स। कौन से बैंक? कौन से बैंक बच्चों? कमर्शियल बैंक। जितना भी करेंसी गवर्नमेंट के पास या कमर्शियल बैंक के पास है इज नॉट इंक्लूडेड इन मनी सप्लाई। अब कॉइन्स में क्या होता है सर? 10 का कॉइन, 5 का कॉइन, 2 का कॉइन और 1 का कॉइन। नोट्स में क्या होता है? 2000 का, 500 का, 100 का, 50 का, 20 का, 10 का, जो भी नोट है सब किस में आएगा? करेंसी में आएगा। अब करेंसी में कौन सी करेंसी आ रही है? फियाट मनी, मतलब कि लीगल टेंडर मनी ओनली। जो गवर्नमेंट ने लॉ से बोल रखा है कि यही मनी होगी जो लीगली एक्सेप्ट होगी, यानी कि नोट्स और कॉइन्स। ठीक है, तो लीगल टेंडर मनी इसको आप बोलेंगे। ये हो गया आपका मनी सप्लाई में M1 सबसे नैरो वाला टूल, उसका पहला कंपोनेंट दैट इज करेंसी। दूसरा होता है बच्चों डिमांड डिपॉजिट्स। ध्यान से सुनना, आपको पता है इसके बारे में। वैसे डिमांड डिपॉजिट्स आर दोज डिपॉजिट्स which are withdrawable on demand through check or debit cards from bank। उसमें आपके दो ही डिपॉजिट्स आते हैं, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स और करंट अकाउंट डिपॉजिट्स। वेरी वेरी सिंपल। तो इट रेफर्स टू डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक विद कमर्शियल बैंक्स। देखो पैसा कमर्शियल बैंक का काउंट नहीं हो रहा, पैसा पब्लिक का जो कमर्शियल बैंक के पास है वो काउंट हो रहा है। ठीक है, पब्लिक का ही काउंट करते हैं। तो डिमांड डिपॉजिट्स आर द डिपॉजिट्स व्हिच कैन बी एनकैश, यानी विड्रॉ कर सकते हैं बाय इशूइंग चेक एट एनी टाइम। डिमांड डिपॉजिट्स आर ट्रीटेड एज इक्वल टू करेंसी हेल्ड। ठीक है, अब आते हैं अदर डिपॉजिट्स पे। एक बात ध्यान रखना, डिमांड डिपॉजिट्स में फिक्स डिपॉजिट्स नहीं आएंगे। करेक्ट, ऑन डिमांड उसको आप नहीं विड्रॉ कर सकते थ्रू चेक। ये पढ़ेंगे हम बैंकिंग में आराम से अच्छे से। अब आता है आपका M1 का लास्ट कंपोनेंट जो होता है अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। मैंने आपको बोला एक चीज याद रखो बस, क्या अकाउंट नहीं होता वो याद रखो। आरबीआई के पास जो इंडियन कमर्शियल बैंक का पैसा है वो प्लस इंडियन गवर्नमेंट का पैसा है वो, इनको छोड़ के आरबीआई के पास जो भी डिपॉजिट्स हैं वो सब काउंट हो जाते हैं। देखो बच्चों, अदर डिपॉजिट मतलब अदर डिपॉजिट इंक्लूड्स डिपॉजिट्स हेल्ड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन बैंक्स। इंडियन कमर्शियल बैंक नहीं, फॉरेन बैंक्स और फॉरेन की गवर्नमेंट और इंडिया की पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसमें क्या आता है बच्चों? इसमें आता है IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इनका पैसा भी आरबीआई के पास होता है, वो काउंट हो सकता है। इसके अलावा और भी आती है। वर्ल्ड बैंक का कुछ डिपॉजिट्स पड़ा हुआ है आरबीआई के पास, या आईएमएफ का या नाबार्ड का। नाबार्ड क्या होता है? नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट। वो पैसा रखता है आरबीआई के पास, उसका भी पैसा जो काउंट हो रहा है वो अदर डिपॉजिट में ही काउंट हो रहा है। इट डज नॉट इंक्लूड, अदर डिपॉजिट में क्या इंक्लूड नहीं होता? इंडियन गवर्नमेंट का पैसा और इंडिया के कमर्शियल बैंक का पैसा जो पड़ा आरबीआई के पास, वो मनी सप्लाई में काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो ओडी डज नॉट इंक्लूड डिपॉजिट्स ऑफ गवर्नमेंट विद आरबीआई और डिपॉजिट्स ऑफ कंट्रीज कमर्शियल बैंक। इंडिया के बैंक का पैसा काउंट नहीं होगा।
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो थर्ड वाला कंपोनेंट है ना, ये वाला, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे काफी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको बोलना नहीं है। M1 इज नैरो टूल, सबसे ज्यादा लिक्विड टूल। M3 इज ब्रॉड, M4 को ब्रॉड बोल सकते हैं आप। M4 इज द लीस्ट लिक्विड टूल, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब अगर आपसे पूछते हैं मनी सप्लाई कौन करता है, तो दो बैंक मनी सप्लाई करते हैं, आरबीआई और कमर्शियल बैंक। सर कमर्शियल बैंक नोट नहीं छापता, कमर्शियल बैंक करेंसी प्रिंट नहीं करता, आरबीआई प्रिंट करता है करेंसी को। तो आरबीआई तो हुआ, क्या हुआ, मनी क्रिएटर, मनी सप्लाई इशू करता है, नोट जारी करता है, तो आरबीआई तो आप बोलेंगे ही बोलेंगे। दूसरा गवर्नमेंट क्यों लिखा हुआ है, सर गवर्नमेंट कॉइंस यानी कि मिंट, इसके अथॉरिटी गवर्नमेंट के पास है। कॉइंस आर नॉट इशूड बाय आरबीआई, कॉइंस आर इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सेकेंडरी सप्लायर ऑफ मनी कौन है, इंडिया में सेकेंडरी सप्लायर ऑफ मनी कौन है, तो सेकेंडरी सप्लायर ऑफ मनी इज सर कमर्शियल बैंक है। सर कमर्शियल बैंक तो नोट नहीं छापते ना कॉइन इशू करते हैं, फिर क्यों बोल रहे हैं सेकेंडरी सप्लायर ऑफ मनी। सर कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएट करके, लोन्स क्रिएट करके कंट्री में मनी सप्लाई को बढ़ाते हैं। तो ये हम पढ़ेंगे बैंकिंग चैप्टर में कैसे करते हैं, इसको याद रखना। कमर्शियल बैंक आर द सेकेंडरी सप्लायर्स ऑफ मनी, ठीक है। अब आरबीआई जो नोट छापता है वो किस बेस पे छापता है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। आरबीआई को अपने पास लगभग मिनिमम, मिनिमम बोल सकते हैं, मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम बता रहा हूं मैं आपको, मिनिमम 200 करोड़ के रिजर्व अपने पास मेंटेन करने होते हैं, जिसमें 115 करोड़ का गोल्ड और 85 करोड़ की फॉरेन एक्सचेंज। देखना बच्चों, आरबीआई इज द प्रिंसिपल सप्लायर ऑफ मनी, इट मेंटेन द मिनिमम रिजर्व ऑफ 200 करोड़ इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन सिक्योरिटी, जिसमें से गोल्ड 115 करोड़ का और 85 करोड़ की आपकी फॉरेन एक्सचेंज। बच्चों आरबीआई के पास मिनिमम रिजर्व मेंटेन्ड है, इसीलिए आरबीआई को की लायबिलिटी बनती है कि वो नोट इशू करके दे। तो आरबीआई की मॉनेटरी लायबिलिटी का नोट इशू करना, और किस बेस पे इशू करता है, तो हम बोलेंगे मिनिमम रिजर्व सिस्टम के बेस पे, जो 200 करोड़ का फिक्स है। ये आपको याद रखना है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। तो मनी चैप्टर में ये टॉपिक्स थे, एक बार फिर से बता देता हूं हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों। मनी का मीनिंग, मनी के फंक्शन ब्रीफ में, बार्टर एक्सचेंज की लिमिटेशन हमने थोड़ी सी ब्रीफ में पढ़ी है, डिटेल में तो नहीं पढ़ी क्योंकि सिलेबस में नहीं है। उसके बाद मनी के टाइप्स पढ़े, उसके बाद पढ़ा मनी सप्लाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इस चैप्टर को प्रिपेयर कर लो अच्छे से, जितने भी क्वेश्चन इसके हैं, एमसीक्यूज हैं, ट्रू फॉल्स हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, मैच द फॉलोइंग है, जो भी क्वेश्चन है आप सारे इसके कर लो। उसके बाद हम शुरू करेंगे बैंकिंग चैप्टर को नेक्स्ट क्लास में। तब तक इस चैप्टर को टिप्स पे करके रखो बच्चों। आज के लिए इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में शुरू करते हैं थ्योरी ऑफ बैंकिंग। थैंक यू सो मच।